अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में, जो कि एशिया कप के हवाले से जारी है। एशिया कप के अंदर आज आराम का दिन है, आज और कल का दिन भी आराम का दिन ही है। इनफैक्ट इसके बाद भी जो डे है उसमें कोई मैच नहीं है। उसके बाद 10 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया की जो टीमें हैं वो आमने सामने होंगी। तो बहरहाल अब ये वेन्यू की तब्दीली एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और इस टूर्नामेंट के अंदर पहले ही बहुत बात इस हवाले से हो चुकी है कि वेन्यू तब्दील होना बेहद ज़रूरी था, लेकिन क्योंकि कोलंबो का ही इंतखाब किया गया बाकी मानदा मैचेस के लिए, सुपर 4 का जो मरहला है उसके बाकी जितने भी मैचेस हैं वो अब कोलंबो मुंतकिल किए जाएंगे। तो गुज़िश्ता रोज़ जो मैच रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान, उसके ऊपर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब हम प्रोग्राम कर रहे थे उस दौरान पहली इनिंग मुकम्मल हुई बांग्लादेश की और बहुत लो स्कोरिंग गेम कल देखने में आया। बांग्लादेश की टीम कोई बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुई और ये मुमकिन भी बज़ाहिर नज़र नहीं आता था, क्योंकि बांग्लादेश की जो बैटिंग है वो निस्बतन कमज़ोर बैटिंग इस टूर्नामेंट में रही है। और दूसरी तरफ जो टीम उसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो न सिर्फ इस टूर्नामेंट में बल्कि इस वक्त दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग में उसका शुमार किया जाता है। तो भरपूर अपनी बॉलिंग का मुजाहरा बॉलरों ने किया, कप्तान ने भरपूर तरीके से उनको इस्तेमाल किया और महज 193 के स्कोर पर पूरी बांग्लादेश की टीम सिर्फ 38.4 ओवर्स में पवेलियन वापस लौट गई। और जनाब मैच की जो ख़ास बात थी वो हारिस रऊफ़ की शानदार बॉलिंग थी, जिन्हें मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया, जिन्होंने 6 ओवर्स में 19 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश की जानिब से मुशफ़िकुर रहीम एक बैट्समैन रहे जिन्होंने स्कोर जो काबिल ज़िक्र जिनकी कारकर्दगी रही है, 87 गेंदों का सामना करके उन्होंने 64 रन स्कोर किए। शकीब अल हसन उनके ऑलराउंडर और सबसे सीनियर खिलाड़ी, उन्होंने 57 गेंदों पे 53 रन स्कोर किए और मोहम्मद नईम उनके जो बैटर हैं टॉप ऑर्डर, उसमें 25 गेंदों पे 20 रन उन्होंने स्कोर किया। तो इसके बाद और भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस काबिल ज़िक्र नज़र नहीं आई। बॉलिंग के अंदर अगर बात करें तो हारिस रऊफ़, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैन ऑफ द मैच रहे, 19 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह दूसरे नंबर पर बेहतरीन बॉलर है, 5.4 ओवर्स उन्होंने किए, 34 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद इफ्तिखार अहमद 5 ओवर्स में 20 रन देकर 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात की जाए तो क्योंकि हदफ इतना बड़ा नहीं था, इमाम उल हक 84 गेंदों पर 78 रन उन्होंने स्कोर किए। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने 79 गेंदों के ऊपर 63 रन नॉट आउट स्कोर किया। फ़खर जमान तीसरे नंबर पर सबसे कामयाब बैटर रहे, जिन्होंने 31 गेंदों का सामना किया और 20 रन बनाने में कामयाब हुए, लेकिन ये उनकी जो हम समझते हैं कि सबसे बेहतरीन कारकर्दगी नहीं थी। टूर्नामेंट में अभी तक स्ट्रगल करते नज़र आए हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी वो स्ट्रगल करते रहे। 20 रन बनाने में गो के कामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी फॉर्म थी खोई हुई वो ताहाल बहाल नहीं हो सकी। इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी प्रोग्राम में। शरीफुल इस्लाम जो हैं 8 ओवर में 24 रन दिए, उन्होंने 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। तस्कीन अहमद 8 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। मेहदी हसन ने 10 ओवर में 51 रन दिए और 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। तो बासानी ये पाकिस्तानी टीम मैच 7 विकेटों से जीतने में कामयाब हुई। और जनाब इससे ये भी पता चल गया कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो किस तरफ जा रही है, उसकी समत क्या है, ये हमें अब समझना आसान हो गया। दूसरी तरफ जो मद्दे मुकाबिल टीमें रही हैं उसमें जो सबसे मजबूत उम्मीदवार है फ़ाइनल के लिए जिसको कहा जा रहा है वो भारत की टीम है और उसकी भी बैटिंग में हमें खामियां नज़र आई। पहले मैच में जो पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल वो आए सामने, तो उस वक्त भी बैटिंग को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और टॉप ऑर्डर में बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो इन तमाम मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तो हमारे साथ आज मौजूद नहीं हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं विसाल अंसारी साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश विसाल भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। विशाल भाई ये फरमाइएगा, गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान, उसमें कैसी कारकर्दगी टीम पाकिस्तान की आपको नज़र आई? क्या आप उससे मुतमईन हैं? और जैसे भारत के अगेंस्ट मैच में हमने देखा कि 50 ओवर तक मैच जाने दिया गया, ऐसा महसूस हुआ कि ज़्यादा उनको मौका दिया गया, तो कल निस्बतन बेहतर हमें कप्तानी बाबर आजम की नज़र आई और अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेली, जिसके नतीजे में बासानी वो मैच जीतने में कामयाब हुए। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू की जाए। जी अच्छा देखिए, पहले तो मैं अपनी फील्डिंग की बात करता हूँ कि हमारी जो
हमने जो बॉलिंग स्ट्रेटेजी की थी वो हम उस दिन डिस्कस भी किया था हमने पिछले प्रोग्राम में, कि जी इनका जी। वो एक फास्ट बॉलर को बल्कि एक फास्ट बॉलर नहीं, प्लेयरों को उनको चांस दे देना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शायद हमारी बात रख ली और उन्होंने 2 चेंज कर लिए और उसके बाद टीम में काफी फर्क पड़ा। बाबर आजम की कप्तानी का मामला जो है, बाबर आजम ने कप्तानी तो बड़ी मैच्योर कप्तानी की है, जी और बल्कि मैं इससे ज्यादा क्रेडिट दूंगा बांग्लादेशी कप्तान को, जी। कि उसने विकेट का वो जो इनके फास्ट बॉलर नई गेंद जिसने की थी, पुराना जो फास्ट बॉलर, उससे बहुत उम्दा गेंदें की और ऑफ द पिच इतनी बेहतरीन मूवमेंट की। और चूंकि स्कोर कम किया था जी और उसकी वजह से, और स्कोर कम क्यों किया था उसकी वही वजह है जो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, जी कि पाकिस्तानी बॉलर जो है वो बॉलर बहुत पेनिट्रेटेड है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, अटैक करते हैं बॉलिंग में। जी। तो उसकी वजह से हमने जिस वक्त देखा कि जैसे ही उनको पाकिस्तानी टीम को मौका मिला, तो कप्तान ने बड़ी दूरंदेशी के हिसाब से अपने बॉलर को वापस बीच में लेके आए और उन्होंने जाके स्ट्राइक करके उनके बैट्समैनों को एक छोटे स्कोर पे आउट कर दिया। इसमें कप्तान को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और टीम के उन तमाम खिलाड़ियों को जो कप्तान की के फैसलों के ऊपर अपनी पूरी एफर्ट्स लगा देते हैं, और बहुत अच्छी टीम स्पिरिट हमें नजर आई। दूसरी तरफ जब हम बैटिंग देखते हैं तो ओपनर्स ने हमारा जो इमामुल हक हक था, इमामुल हक इमामुल हक, जी जी उसने बड़ी खूबसूरत बैटिंग की है। मैं समझता हूँ कि उस दिन पिच का बिहेवियर मैं बड़े अच्छे से देख रहा हूँ, कजाफी स्टेडियम की पिच का ये बिहेवियर मैंने बहुत कम देखा, और ऑफ द पिच मूवमेंट गेंद की इतनी बेहतरीन थी कि खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा आसानी से इसको खेलने के मौका नहीं मिले। जबकि एक बड़ी अजीब और गरीब बात हुई कि 3 रिव्यू लिए गए इमामुल हक पे, और इत्तेफाक ये कि इमामुल हक बहुत ही करीब करीब से उन 3 रिव्यू के ऊपर बच गए और सरवाइव कर गए, वरना हमारी शायद पोजीशन तो बड़ी डिफिकल्ट होती। तो पिच का बिहेवियर अच्छा नहीं था या उसका इस्तेमाल उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो इमामुल हक की बैटिंग ने हमें बचाया। तो ओवरऑल ये था कि पाकिस्तानी टीम ने अच्छा खेला और बड़ा अच्छा कमबैक किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक था, यकीनन वो हमें नज़र भी आया। अच्छा, बैटिंग की विशाल भाई बात हो रही है, ज़रा फ़खर ज़मान की बैटिंग के हवाले से हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और बारहा ये बात की जा रही है कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि टॉप ऑर्डर के अंदर जो बैटर्स हैं वो एडजस्ट हो जाएं, लेकिन अभी तक फ़खर ज़मान के केस में ये नज़र नहीं आया। और कल भी उन्होंने 20 रन करने में तो कामयाब हुए, लेकिन किसी मौके पर यह नहीं लगा कि उनकी फॉर्म जो है वो वापस आती दिखाई दे रही है। एक कैच भी छूटा उनका। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या कहेंगे विशाल भाई इस बारे में? देखिए, हमने उस दिन भी, आपने इस टॉपिक के ऊपर आपने जी जी हमें हमसे उस दिन भी व्यूज दिए थे, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त टीम में शफलिंग करना बहुत मुनासिब नहीं है, इसलिए कि फ़खर ज़मान अच्छी परफॉर्मेंस में था। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट के अंदर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। अभी 2-3 मैच बाकी है, 2 मैच तो कम से कम बाकी है, तो मुझे उम्मीद है कि इन 2 मैचों में फ़खर जो है वो अपनी फॉर्म में वापस आ सकते हैं। ओवर बहरहाल वो एक बहुत अच्छे ओपनर है, और लेकिन कल की बैटिंग उनकी बहुत अच्छी बैटिंग नहीं थी, वो बहुत ज्यादा मुझे परेशान लग रहे थे और उनको बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर वो बैटिंग नहीं कर रहे थे। जो बैटिंग में स्ट्रोक्स वो खेलते हैं वो स्ट्रोक्स मैं नहीं देख रहा था कल, बहुत ज्यादा उन्होंने दब के बैटिंग की, जिसके नतीजे में बॉलर्स बहुत ज्यादा हावी हो गए। तो फ़खर के लिए एक चांस है, फ़खर को हमारे पास तो ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फ़खर को इस वक्त टच करना चाहिए, वरना उसका कॉन्फिडेंस शिफ्ट हो जाएगा। जब हम 5 या 6 प्लेयरों के साथ खेल रहे होते, बैट्समैनों के साथ खेल रहे होते, तो हर मैच में हर प्लेयर नहीं कर रहा होता, हर सीजन में हर प्लेयर नहीं कर रहा होता। हमें प्लेयरों को बचाने के लिए बहुत अच्छी सी कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। फ़खर को अगर बिठाएं भी तो इसमें कॉन्फिडेंस देके बिठाएं कि उसको ये महसूस ना हो कि उसको टीम से निकाला जा रहा है, बल्कि उसको ये महसूस हो कि वो कमबैक के लिए उसके लिए प्रेशर, वो उसको रिलैक्स दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा विशाल भाई, ये बात इससे पहले भी हो चुकी है मेरे ख्याल में, अब तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें इस हवाले से मज़ीद तो कोई भी किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ना जो तबसरा करने वाले हैं तबसरा निगारों के लिए कुछ है कि आने वाले मैचेस में बारिश की तवक्को बहुत ज़्यादा है और ख्याल ये कि अब इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। तो क्या उम्मीद रखी जाए, सवाल ये पैदा होता है।
अब तो यहाँ तक बात हो रही है कि अगर फाइनल में भी बारिश हो जाती है तो क्या इसका नतीजा निकलेगा, क्या कुछ हो सकता है, इफ्स एंड बट्स की बात शुरू हो चुकी है। सर फरमाइएगा, क्या आप इस हवाले से कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो ये कि मुशर्रफ ने वहां से ग्राउंड शिफ्ट कर दिया, कोलंबो से ग्राउंड शिफ्ट कर दिया है कहीं, और अभी तक मैंने उसकी ऑफिशियल न्यूज नहीं देखी है, सिर्फ मैंने नहीं, इस हवाले से अभी तक विशाल भाई खबर कोई भी नहीं है। कोलंबो ही इसको रखा गया है मैचेस के लिए। अच्छा देखिए, कोलंबो में तो मैंने वेदर फोरकास्ट देखी थी, उसमें पूरे 7 दिन ये बारिश होगी दिन में। जी जी। और वहाँ श्रीलंका में बारिश जो होती है वो बारिश भी थोड़ी नहीं होती, इंग्लैंड की तरह होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। लेकिन उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया हुआ है, ये मतलब मैंने कभी ये चीज नहीं देखी कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, श्रीलंका में ये होता हो कि पूरा ग्राउंड वो कवर करते हैं और उससे बारिश का एक कतरा भी नीचे जाने की उम्मीद नहीं होती है। फिर सुपर सॉकर से उसको साफ करते हैं और फिर उसका जो कवर है वो हटा देते हैं। तो ये तो है, लेकिन अगर पूरा दिन बारिश होती रहेगी या बार बार बारिश होगी तो उसके लिए क्या है? तो ये अच्छी चीज नहीं है। इसका बहुत बड़ा नुकसान मैं समझ रहा हूँ कि शायद मुझे कभी कभी ये महसूस होता है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बदला लिया है, इसलिए कि ये मैचेस ना चेंज करके बांग्लादेश में करा के ये दुबई में मैचेस हो जाते हैं तो बिल्कुल क्लीन वेदर मिलता है, या पाकिस्तान में होते तो क्लीन वेदर मिलता है। लेकिन इंडिया ने गर्मी करके इन मैचेस को वहां करा के हमारी बहुत बड़ी फाइनेंशियल हमें नुकसान पहुंचाया है और लोग वहां के मायूस हुए हैं। जो एशियन क्रिकेट देखने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा एशिया में क्रिकेट देखी जाती है, उन लोगों को बहुत ज्यादा मायूसी हुई है। कम से कम मैं तो मैचेस बहुत कम देखने लगा था, लेकिन अब मैं ये मैचेस पूरे देख रहा हूँ, इसलिए कि मुझे बहुत इंटरेस्ट नजर आ रहा है मैचेस में। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन है, पाकिस्तान टीम जीतने लगी है, तो शायद इंडिया ने इन तमाम चीजों को देखते हुए ये काम किया है। मुझे नहीं लगता कि अगर ये कोलंबो में ही मैचेस होंगे तो ये डिस्टर्ब रहेंगे। इनको या तो इसका एक कवर देना चाहिए एक दिन का, जिसके लिए उनके पास गुंजाइश ही नहीं है, डेली मैचेस हैं अब। तो अब मैं बड़ी अजीब पोजीशन में है हम कि इसको किस तरह से मैनेज करेंगे ये, इसलिए कि श्रीलंकन जो बोर्ड है वो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है। लेकिन बारिश अल्लाह की तरफ से आएगी, कितनी आएगी, कैसी आएगी, ये तो फोरकास्ट में बता देते हैं, लेकिन कभी कभी उससे अलग भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बारे में कुछ कहना यकीनन क़ब्ल अज़ वक्त होगा और उम्मीद की जा सकती है कि अगर मैच आधा भी हुआ तो कोई ना कोई इसका नतीजा निकल सकता है। लेकिन बहरहाल ये तो अब वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन फोरकास्ट अच्छी नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और कई माह पहले इस बारे में बताया जा रहा था कि बारिशों का सिलसिला जो है वो इस मौसम में, इस ख़ास तौर पे इन महीनों में जारी रहता है। अच्छा विशाल भाई, अब थोड़ी सी बात हो जाए हम अपनी, क्योंकि टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बॉलर जो हैं हमारे वो लाइमलाइट में हैं, पूरी दुनिया में इस हवाले से बात हो रही है। ख़ास तौर पे जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, अब वो विकेट चाहे जैसी भी हो, लेकिन इतनी अच्छी लाइन और लाइन पर गेंद कर रहे हैं कि वो विकेट लेने में कामयाब हो रहा है। और इसमें जो सबसे खुशाइन बात है वो ये कि इसमें नसीम शाह भी इस रेस में शामिल हैं, हारिस रऊफ़ भी शामिल हैं, शाहीन अफरीदी भी इसके अंदर शामिल हैं, और इसके अलावा भी आपके पास जो बॉलर्स हैं फ़हीम वगैरह या दीगर जो सपोर्ट बॉलर हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। तो क्या इस बारे में कहेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है आने वाले वक्तों के लिए आप समझते हैं कि इंटैक्ट रहेगा और कंडीशन चाहे जैसी भी हों, आपके ख्याल में इतना ही इफेक्टिव होगा पाकिस्तान के लिए? ये फरमाइएगा। देखिए, हम जब क्रिकेट खेलते थे ना, हमें एक चीज का डर होता था, वो ये होता था कि दो अगर बॉलर बहुत अच्छे गेंद कर रहे हैं तो हम इस इंतजार में होते हैं कि इन दो बॉलरों को आराम से खेल लो, ताकि नए आने वाला बॉलर के ऊपर फिर जाके आराम से रन बन जाएंगे और सेटल भी हो जाएंगे आप। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उलट है। यहाँ पे जब दो फास्ट बॉलर जाते हैं तो तीसरा फास्ट बॉलर भी 150 प्लस की स्पीड से गेंद कर रहा होता है, और अगर पिच की हेल्प जरा सी भी बॉलर्स को मिल जाए तो वो फिर अनप्लेबल हो जाते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में वेदर, टाइम, ये सब चीजें गेंद की मूवमेंट और गेंद की स्विंग और गेंद की स्पीड पे बहुत इफेक्ट पड़ती है। बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो बॉलर एग्जॉस्ट हो जाते हैं और अपना फुल पेस से गेंद नहीं कर पाते। लेकिन चूंकि वहां पे गेंदें हो रही हैं अच्छी, तो वो जो टाइम चेंज होता है, अगर सुबह में उनको थोड़ी सी मार पड़ गई तो शाम को वही प्लेयर हमने देखा 3-3, 4-4 आउट भी कर गया। इसका मतलब ये कि पाकिस्तानी बॉलर जो हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं और बहुत ही अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर बहुत वो करते हैं। नसीम शाह ने आके सब चीजों को कवर कर लिया है। वो जो एक बीच में खला जरा सा पैदा हो जाता था, तो नसीम शाह ने इस दफा इस सीरीज के ऊपर अपने आप को एक मैच्योर बॉलर के तौर पे
उसने साबित किया और उसकी वजह से टीम की बॉलिंग मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत बेहतरीन है। और एक अगर बॉलर कोई अच्छा बीच में ना भी हो तो इतना ज्यादा प्रेशर वो 4 से 5 बॉलर्स का पड़ता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम जीत की तरफ जा रही है। ठीक है विशाल भाई, ये फरमाइए कि अब जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे सवालात भेज रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा ऑलराउंडर है जिसको आप समझते हैं कि जिसको कैरी किया जा सकता है वर्ल्ड कप के लिए। आप, मैं चाहूँगा ज़रा अपनी इस राय इस हवाले से दीजिए कि आया आपको इमाद वसीम की कमी इसमें महसूस होती है, या आपको लगता है कि इमाद वसीम की या फ़हीम अशरफ का ऑप्शन आपके पास है, या जैसे नवाज़ है। आप क्या समझते हैं आने वाले वक्तों के लिए इसमें से कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो ज़्यादा हैंडी आपके लिए साबित होगा, ये फरमाइए। देखिए नवाज है ना, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद टीम में आया था, जी। लेकिन फ़हीम अशरफ मुसलसल टीम के साथ खेलने का बड़ा मैच्योर प्लेयर है। ये किसी मुल्क के लिए बड़ी खुशकिस्मती होती है कि उसका रिप्लेसमेंट, उससे भी अच्छा रिप्लेसमेंट बाहर रखा हो। आप नसीम उसको खिलाएं, फवाद को खिलाएं, या उसको नवाज को खिलाएं, या उसको खिला लें अपने दूसरा कप्पा, उन दोनों में से खिला लें, ऑप्शन बराबर है। मैं समझता हूँ दिन का फर्क है और उसका है कि ये कोई क्लिक कर जाए, लेकिन मैं समझता हूँ दोनों बॉलर अपनी फुल पीक के ऊपर है। लेकिन अब वर्ल्ड कप के अंदर हमें देखना पड़ेगा मैचेस किन किन ग्राउंडों पे है कि फ़हीम की जगह बनती ही नहीं बनती। फ़हीम से ज्यादा जगह वो बनती है दूसरा फास्ट बॉलर जो हमारा आखिरी ओवर्स में बड़ी अच्छी फास्ट बॉलिंग करता है ना, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर जो है, इस वक्त नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो उसकी जगह ज्यादा बनती है पाकिस्तान टीम में। फ़हीम की जगह अगर उसको भी लेके आएंगे तो बुरा नहीं है, लेकिन फ़हीम ऑलराउंडर के तौर पर मैं उसको कंसीडर कर रहा हूँ। फ़हीम बैटिंग में भी बहुत अच्छा है, फील्डिंग में भी बेहतरीन है, तो फ़हीम अशरफ जरा सा एज पे चला जाता है। तो वो अगर वो अच्छी बॉलिंग, थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग कर देता है तो वो बहुत बेहतरीन बॉलर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब स्पिन के शोबे में आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो अवेलेबल आपके पास खिलाड़ी हैं, जिसके अंदर सलमान आगा लड़का है और आप जो है पार्ट टाइम बॉलिंग जो है वो करवा रहे हैं इफ्तिखार अहमद से, क्या आप विशाल भाई मुतमईन हैं कि इस टूर्नामेंट के अंदर तो बारिश की वजह से ज़्यादा इम्कानात नहीं है मैचेस होने के, लेकिन हम बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर आपको जो है इस तरह के क्रिकेटर्स चाहिए होंगे, तो एक स्पिनर जो आपका अटैकिंग क्रिकेट खेलना जानता हो, जैसे हम देखते हैं कि भारत की टीम के अंदर रविंद्र जडेजा एक खिलाड़ी है जो एन मौके पर इंडिया के लिए विकेट निकाल देता है, क्या ऐसा स्पिनर आपको लगता है हमारे पास उसकी कमी है बीच में? क्योंकि अब तक तो पेसर से आप ले रहे हैं काम, लेकिन जहां पर आपको ज़्यादा टर्निंग विकेट मिलेंगे, जहां पर बॉल ज़्यादा ग्रिप करेगा, वहां पर तो आपको फिर ज़रूरत होगी, वहां पे क्या आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये बताइए। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, हमारा ये शादाब और कोई भी इमाद आ जाए या वो नवाज हो, मैं नहीं समझता हूँ इनकी मौजूदगी में हो, लेकिन जो मैं क्रिकेट को समझता हूँ वहाँ पे इनकी मौजूदगी में एक ऑफ स्पिनर, रेगुलर ऑफ स्पिनर आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि फास्ट बॉलर के साथ कॉम्बिनेशन, अगर राइट आर्म लेग स्पिनर खेल रहा है तो उसके साथ एक ऑफ स्पिनर का कॉम्बिनेशन बड़ा फ्रूटफुल रहता है। वो इफ्तिखार काफी हद तक कर तो रहा है, इफ्तिखार से इसी मैच में करवाया, वरना पिछले मैचों में तो नहीं कराया था, लेकिन आगा भी बॉलर बहुत अच्छा बॉलर है। उसने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर 2020 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अब कोई चीज हिला जुला के चीजों को खराब करने की जरूरत हो, इसलिए कि ये मैं समझ रहा हूँ कि ये बड़ा बैलेंस जा रहा है। लेकिन एक तरफ में एक चीज पे मैं जरूर वो बात करना चाहूंगा कि मैंने अभी जो मैच हुआ, आखिरी मैच हुआ श्रीलंका और उसका लीग का जो आखिरी मैच हुआ है अफगानिस्तान का, जी 2 रन से जो मुझे बड़ी अजीब हो गई, ये मेरे जी अच्छा चलें, राब्ता शायद हमारा मुनक़ता हो गया। एक ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, एक ब्रेक मुख्तसर सी लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी पाकिस्तान की जो गुज़िश्ता रोज़ परफॉर्मेंस रही है अगेंस्ट बांग्लादेश, और साथ ही इस टूर्नामेंट के अंदर तो खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से जायज़ा ले रहे थे और साथ ही बात कर रहे थे आने वाले वक्त के हवाले से, ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप के मौके पर जो टीम मुमकिन टीम सेलेक्शन है वो क्या हो सकती है, कौन कौन से ऑप्शंस को जहन में रखना होगा सेलेक्टर्स को,
और ख़ास तौर पे ये जो परफॉर्मेंसेस इस वक्त लड़के दे रहे हैं उनको कैसे आपने मौका देना है वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें हैं आजकल देख रहे हैं आप, तमाम ही टीवी चैनल्स पर इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। तो कोशिश करेंगे, क्योंकि आज खेल का दिन नहीं है तो आने वाले मैच के हवाले से भी अब तक बात हो चुकी है। जनाब विशाल अंसारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे कुछ देर पहले, उन्हीं से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। विशाल भाई, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूं मैं। अच्छा विशाल भाई, आप ब्रेक पे जाने से पहले अर्ज़ कर रहे थे कि जो श्रीलंका का और अफगानिस्तान का मैच था उस हवाले से आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं चाहूँगा ज़रा अपनी बात जारी रखिए। देखिए, उसमें 10 से ज्यादा ओवर कर गए थे जी तो डीएलएस जो है इसके अंदर जो मिनिमम रन बने होते हैं जिन ओवर्स में, पहले वो ओवर उसमें से डिलीट होते हैं। जी लेकिन अजीबोगरीब पोजीशन, मैंने काफी कोशिश की नेट से उसको निकाल के मैं डबल क्रूज तो कर लूं मैं, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। उसमें ये है कि 10 ओवर से ज्यादा हो गए, स्कोर वही का वही रहा। जी तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ अफगानिस्तान को, जी और इसलिए कि वो फिर सिर्फ 2 रन से मैच हार गए। वरना अगर एक आध उनके पास 10-12 रन का मार्जिन होता तो मैच जीत चुके होते और पोजीशन फिर श्रीलंका की बड़ी खराब होती। जी मुझे डर ये है कि ये जो बारिशें आ रही हैं इस वक्त फिर दोबारा वही कानून होगा। तो क्या पहले बैटिंग वाला, मैंने जब इंडिया ने बारिश के बावजूद पहले बैटिंग का फैसला किया था जी तो उस वक्त मैं थोड़ा सा परेशान हुआ था कि जब इनको पता है बारिश होनी है तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। जी। तो मुझे लग रहा है कुछ कानून में कुछ तब्दीली हुई है, कुछ कानून चेंज हुआ है जिसकी वजह से ये हुआ। तो अब क्या बारिशें होंगी, बारिशों की फोरकास्ट है, तो क्या वही कानून के मुताबिक फिर सेकंड बैटिंग वाली टीम को डिसएडवांटेज होगा और वो मुश्किल सूरत हाल से 2-4 होगी। ये जरा सा हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, हमें इसके कानून को पूरा पढ़ के इसको देखना पड़ेगा क्या है। और दूसरी तरफ जो पोजीशन है, कल का मैच ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो गया, श्रीलंका और अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच जी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर कल बांग्लादेश हार जाती है जी तो कम से कम एक टीम बाहर हो जाएगी, 3 टीमों के दरमियान में फिर मुकाबला बच जाएगा। इसलिए कि फिर बांग्लादेश का दोबारा सरवाइव करना मुझे मुमकिन नजर नहीं आ रहा। जी, कम बैक करना मुश्किल होगा। यकीनन दोनों टीम ऐसी हैं जो स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा विशाल भाई, थोड़ी सी श्रीलंका की टीम के हवाले से अगर बात की जाए तो हमें याद है कि माजी में जितने टूर्नामेंट्स रहे या T20 फॉर्मेट के अंदर भी जब एशिया कप खेला गया तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया टीम श्रीलंका ने। इस वक्त क्या वो पोटेंशियल श्रीलंका की टीम में आपको नज़र आता है या आपको लगता है कि यहाँ से कोई कमबैक करने के चांसेस अभी बाकी हैं? क्योंकि अभी कहना सबके लिए बहुत आसान है कि भारत और पाकिस्तान 2 टीमें ऐसी हैं जो लीड करती हुई नज़र आ रही हैं। क्या इनका कोई चांस आपको लगता है, कोई स्पार्क नज़र आ रहा है श्रीलंका की टीम के हवाले से खास तौर पर? लेकिन श्रीलंका के स्पिनर्स तो बहुत अच्छे हैं, वो आपको किसी वक्त भी मुश्किल में डाल सकते हैं जी। और उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है होम ग्राउंड का, होम एटमॉस्फेयर का है, रेन की जो पोजीशन है, उसके बाद जो कंडीशन बनती हैं, उन तमाम चीजों का एडवांटेज ज्यादा उनको है, इसलिए कि ये कंडीशन हमारे मुल्क में या इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं होती है। इस तरह की बड़े ग्राउंड जहाँ क्रिकेट ज्यादा होती है उन ग्राउंड से ये पोजीशन नहीं होती है। जी। तो शायद मेरे ख्याल में इसका एज उनको हासिल है। और कमबैक का जहां तक ताल्लुक है तो वो एक नई टीम है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नामों वाले प्लेयर नहीं है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पिछले दिनों किसी वजह से ऊपर नीचे रही, उनकी एक परफॉर्मेंस नहीं रही। तो वो परफॉर्मेंस हमें तो देखें, ये सब चीजें देखनी है कि कहीं वो कमबैक कर जाए, किसी स्टेज पे कमबैक कर जाए और वो जाके वो कर ले, अपनी टीम को विनिंग पोजीशन में ले आए, इसकी उम्मीद रखी जा सकती है। इसलिए कि मुझसे अगर बिल्कुल फेयरली पूछेंगे, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बताऊं, अगर मैं क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर बात करूं तो मुझे इंडिया की टीम में वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। हो के उनके पास बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन इंडिया की टीम मुझे सर्वाइव करती हुई नजर आ रही है। उनके बयानात पे भी बड़े कमजोर से बयानात आ रहे हैं, उनकी कप्तान के बयानात, उनकी टीम के, मुझे कुछ चीजें उनमें मुझे कुछ अलार्म कर रही है अंदर से कि वो चीजें इंडिया की टीम मुझे कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही है, कुछ बड़ा वो करने के लिए, फाइनल तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास से कुछ अच्छी इंडिकेशन नहीं आ रही। अच्छा, यही बात विशाल भाई थोड़ी सी और आगे लेकर अगर चलें तो क्या कप्तानी में आपको मसला नज़र आता है या टीम के अंदर हम देख रहे हैं कि वो जो 1 यूनिट एक हुआ करता है अक्सर चैंपियंस टीमों के अंदर, वो नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा? तो ये क्या आपको लगता है ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड बड़ी कोशिशें कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बावजूद उनको कोई अभी तक कप्तान नहीं मिल पाया है? विराट कोहली के जाने के बाद से कप्तानी से
कोई उनके पास ऐसा कैप्टन नज़र नहीं आ रहा जिस पे ये भरोसा कर सकें कि वर्ल्ड कप के अंदर उनको लीड करेगा, ना सिर्फ लीड करे बल्कि फाइनल तक लेके जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है, उनकी कप्तानी सर्वाइव कर रही है। और उनको, लेकिन एक दूसरी तरफ अगर आप देखें, वो वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट, उन्होंने सारा साल क्रिकेट कितनी खेली है। अगर जी इतनी क्रिकेट के बावजूद कप्तान के अंदर मैच्योरनेस नहीं आई है, या वो अच्छे फैसले में मशहूर नहीं हुआ, तो मैं नहीं समझता हूँ कि फिर कोई हो। लेकिन इनको बहुत कुछ अरसे पहले से मैं देख रहा हूँ कि इनको कप्तानी की प्रॉब्लम चल रही है। जी इनको कप्तानी के ऊपर बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए, इसलिए कि कोहली और कोहली से पहले अपना विकेटकीपर इनका वो, ये लोग इतनी अच्छी कप्तानी करके चले गए कि ये उसकी वजह से शायद मेरे ख्याल में इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, और ये इसकी अपनी परफॉर्मेंस भी खराब हो गई जी कप्तानी के बाद। रोहित शर्मा की बिल्कुल। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ, सब मिल मिला के चीजें जो है वो इंडिया के हक में बहुत अच्छी नहीं जा रही है। देखिए, इंडिया एक बहुत मैच्योर कंट्री है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, ये बात तो अपनी जगह मौजूद है। और श्रीलंका की टीम लोग होम ग्राउंड है, और मुझे बहुत होप है श्रीलंका से, इसलिए कि श्रीलंका की टीम में खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी वो उसमें से निकल के एकदम से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि श्रीलंका की टीम ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद भी उनके जो यंगस्टर्स हैं ख़ास तौर पे, जिन पे बहुत ज़्यादा वो रिलाय करते हैं, वो बड़े प्रॉमिसिंग हर दौर में रहे हैं और किसी भी वक्त कमबैक करने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद है। और बाकी मानदा टीमों के अंदर हमने देखा कि ये जो दीगर टीमें हैं जिसकी अभी बात हो रही थी। अच्छा विशाल भाई, एक और बड़ा मामला जो अभी पिछले मैच का आपने हवाला दिया है अफगानिस्तान के हवाले से, वो सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि ये टीम जो है वनडे के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है, अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा अभी वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि T20 के अंदर तो वो मजबूत उम्मीदवार बनकर हमेशा सामने आए हैं, फाइनल्स के लिए सेमीफाइनलिस्ट बनते हैं या उसमें जाते भी हैं, सुपर 4 या सुपर 6 या क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच जाते हैं, डेथ स्टेजेस तक, लेकिन वनडे के अंदर अभी तक कोई सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सवाल भेजा गया, खासतौर पे जिनका आखिरी मैच हुआ है उसके बाद। जी, आप अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ जो ड्रॉबैक है ना, जी अफगानिस्तान के पास अपने पास ग्राउंड ही नहीं है। ठीक है। अब उनका एक ग्राउंड बना है, तो उनके क्रिकेट तो ना होने के बराबर है। उन्होंने जो बाहर जाके क्रिकेट खेली, वो वनडे में तो कोई क्रिकेट उनको खिलाते ही नहीं है, उनको तो T20 में लोग बुला लेते और जी T20 स्पेशलिस्ट वो बन गए। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। अब दूसरी तरफ जब हम देखते हैं उनके नबी और ये अपना राइट राशिद खान, बिल्कुल राशिद, ये दोनों ऑफ कलर नजर आए इस जी टूर्नामेंट के अंदर, जी बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। इनकी वो जो इनकी स्पेशलाइजेशन थी ना, जिसके ऊपर मैं बैठ के इनको बड़े गौर से देखता था, वो मुझे इतना कुछ मजा दिया नहीं था। अच्छा, तीसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी इंपॉर्टेंट, जी जी कि ये लोग इनमें से आधे से ज्यादा प्लेयर जो है ये पिशावर से क्रिकेट खेलते थे, जी फर्स्ट जी क्लास खेलते थे, बिल्कुल बिल्कुल। और 50 ओवर्स की क्रिकेट भी ये खेलते थे। जब अफगानिस्तान में क्रिकेट स्टार्ट हो गई तो ये लोग जाके वहां से खेलने लगे, तो इनको जो जो इनके लड़के थे आहिस्ता आहिस्ता वो करके जो पाकिस्तान में खेलते थे, वो एक दो लड़के उसमें से अब बाहर हो गए। अब ये जो टीम बन गई है, ये टीम प्योरली T20 की टीम बन गई है, और इनके पास 50 ओवर की क्रिकेट का टेम्परामेंट ही नहीं है वो जो टीम का। जी 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 जी, मैं ये पूछ रहा था बस विशाल भाई कि डोमेस्टिक क्रिकेट ना होने का नुकसान है या क्या आपको नज़र आता है? क्योंकि समहाउ अगर आपको लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट आप खेलेंगे तभी आप टेस्ट में और कम से कम वनडे में आप इस्टेब्लिश हो सकेंगे, तो ये आपको एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि डोमेस्टिक का ना होना एक बड़ी वजह है? देखिए, असल में ये जो क्रिकेट है 50 ओवर की क्रिकेट या 50 ओवर की क्रिकेट, खास तौर से ये पाकिस्तान का फॉर्मेट होता था, और ये अजीबोगरीब क्रिकेट थी कि पाकिस्तान बहुत स्लो खेलता था, और आखिर में जाके आखिरी 15 ओवर या 20 ओवर में स्लॉगिंग करके ये एक बड़ा टारगेट खड़ा कर देते थे, ये अपनी विकेट बचा के खेल लेते थे। अफगानिस्तान को हमने T20 में देखा, और पहली बॉल से आके लंबी लंबी हिटें मारने की कोशिश करते थे, जिसमें वो कामयाब भी होते थे जी और उन्होंने उसकी वजह से अपना नाम भी पैदा किया बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ जो अभी हमारी जो क्रिकेट होती है उसमें भी उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी उनकी परफॉर्मेंस है। लेकिन अब ये क्रिकेट का स्टाइल जो है, ये 50 ओवर की क्रिकेट का स्टाइल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ जाके उनको प्रॉब्लम हो रही है, और ये उनके अपने घर में जब तक क्रिकेट नहीं होगी,
जब तक वो ये तजर्बात नहीं करेंगे, बाहर जाते हैं तो वो पैसों के लिए खेलते हैं, वहाँ अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेलते हैं, वहाँ पे वो वाली क्रिकेट देखना ही नहीं चाहते हैं लोग, वहाँ तो क्रिकेट देखना चाहते हैं लंबी हिटों वाली। बिल्कुल तो ठीक है। ये शायद मेरे ख्याल में तमाम बातें इनके लिए नुकसानदेह हो रही है। इनको अपना एक ग्राउंड इन्होंने बना लिया है, उस ग्राउंड के ऊपर इनको क्रिकेट शुरू कर लेनी चाहिए और दूसरे ग्राउंड में बना लें ताकि जल्दी से क्रिकेट ये अपनी स्टार्ट करें। डोमेस्टिक क्रिकेट किसी भी टीम को ऊपर लाने के लिए अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक जिसका फुकदान है इनकी अफगानिस्तान के की पास। टीम है। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट का फुकदान है यकीनन ये हमें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जितने भी हमने बड़े ममालिक देखे हैं जहाँ पे क्रिकेट हो रही है और अच्छी क्रिकेट हो रही है, वहाँ पे डोमेस्टिक का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये बात बिल्कुल इस वक्त हमें अब नज़र आ रही है और क्योंकि हमारे पास भी कोई डोमेस्टिक इतनी अच्छी अब नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद प्लेयर्स हमारे पास आ रहे हैं, ये बड़ी ब्लेसिंग है। तो विशाल भाई, हमारा भी क्राइटेरिया अब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सिर्फ T20 क्रिकेट ही रह गया है और ये हमें कहना पड़ेगा कि जितने भी क्रिकेटर्स इस वक्त हमें अवेलेबल लॉट में नज़र आ रहे हैं वो सारे हमें PSL की वजह से ही मिले हैं। अगर ना हमारे पास वो खिलाड़ी इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, वो शायद हमारी कंस्टिट्यूशन में नहीं होते। ये बात किस हद तक दुरुस्त है विशाल भाई, आप क्या समझते हैं? नहीं, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा मेरा इख्तिलाफ होगा जी जी। इसलिए कि हमारे पास तो तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक क्रिकेट को वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपका वो है कि हम क्लब क्रिकेट के अंदर हम बहुत ज्यादा इसको मौजूद बहस बना रहे हैं जी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये बहुत ही हमें इस बात का बहुत शिद्दत से ये एहसास हो रहा है कि हम बड़ी क्रिकेट 50 ओवर की क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट के लिए हम अपने प्लेयर नहीं बना रहे हैं और उन प्लेयरों को नुकसान पहुंच रहा है, उस क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। तो हमें भी ये बात सोच लेनी चाहिए कि हमें भी अपनी स्टेज ऑफ क्रिकेट जो है इसको जरा सा वो चेंज करना पड़ेगा और T20 की क्रिकेट हमें निचले लेवल से ही हमें प्लेयरों को बना के ऊपर भेजना पड़ेगा। T20 क्रिकेट के अलावा प्लेयर, अदरवाइज हम आने वाले वक्तों से हम अपने चैलेंजेस को मीट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें भी इसके बारे में नज़रसानी की ज़रूरत है, लेकिन हमारे जो इंटरनल जो PCB के मामलात हैं, अब विशाल भाई ये भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं कि ये बोर्ड का, क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रांग होना, ख्याल ये है कि आपकी टीम चाहे मजबूत हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर, अब बोर्ड के अंदर मजबूत होने चाहिए लोग, या कैरेक्टर कुछ इतने स्ट्रांग होने चाहिए। माजरत के साथ वो जो लोग आपके पास PCB में साल हर साल चले आ रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदों पे काम कर रहे हैं और कुछ तो नाम ऐसे हैं, मैं नहीं लेना चाहूँगा, जो सबके इल्म में है कि PCB के अंदर एक ज़माने से मौजूद हैं। विशाल भाई ये भी एक बहस चल निकली है कि अब PCB को इन लोगों से भी जान छुड़ाना होगी। ज़रा फरमाइएगा ये बात किस हद तक इफ़ेक्टिव है कि अगर स्ट्रॉन्ग बोर्ड हो तो फिर आप अपना केस मजबूती से लड़ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत नज़र आ रही है। फरमाइएगा। देखिए, मैंने जो बोर्ड में देखा ये माजिद खान और आरिफ अब्बासी के बाद मैंने बोर्ड को कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं देखा। जी जी। जो फैसले बोर्ड को बड़े अच्छे तरीके से इंटरनेशनल, देखिए बोर्ड का काम इंटरनेशनल फैसले करना है जी या डोमेस्टिक क्रिकेट करना है, ये दो इम्पोर्टेंट काम है उनके। बिल्कुल ठीक है। तो ना वो इंटरनेशनल फैसले अच्छे कर पा रहे हैं, ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर हम थोड़े अरसे के बाद उसको चेंज देखते हैं नए सिरे से, ये मुनासिब नहीं है। मैं इसमें बहुत सारी मेरी शिकायतें हैं, मैं टीमों के साथ ट्रैवल करता रहा। हम सर्दियों में ले जाके क्रिकेट खेलते हैं एबटाबाद में, पेशावर में और इस्लामाबाद में, और गर्मियों में क्रिकेट आके कराची में खेलना शुरू कर देते हैं। जी तो जी। वहाँ पे तो कोहरा पड़ता है, वहाँ तो सुबह को ग्राउंड सफेद हो रहे होते हैं, सर्दी वहाँ पे 0 पे चल रही होती है। अब वहाँ पे जब क्रिकेट कराते हैं तो वहाँ पे क्रिकेट से हमें फायदा के बजाय हमें नुकसान हो रहा होता है, इसलिए कि हमें ड्राई पिचें नहीं मिलती हैं। वजह से हमारे प्लेयर जो है ना वो लंबी इनिंग देखे, जब आप बड़े स्कोर करेंगे तो आप मुश्किल पिच पे जाके आप को चूंकि प्रैक्टिस होगी, आदत होगी आपको बड़े स्कोर करने की। ये मेरे से एक दफा एक टेस्ट क्रिकेटर से बात हो रही थी, उसने कहा ये रन करना भी एक आदत है। ये आदत जो है ना जावेद मियादाद के पास थी और मुझे 4-5 नाम दिए उनके पास थी, शफीक पापा के पास थी। तो ये जो आदत है ना, ये आदत खिलाड़ियों में जब बड़े रन करेंगे तो फिर जब छोटी कहीं मुश्किल पिचों के ऊपर आएंगे तो उनको ये पता होगा कि अगर मैंने थोड़ा देर सरवाइव कर लिया तो मैं बड़े रन कर सकता हूँ। लेकिन जब आप छोटे रनों पे आउट होते चले जाएंगे तो आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो श्रिंक होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। बिल्कुल तो ठीक है।
ये भी एक वो है। तो हमें हमें हमारी जो बोर्ड में जो लोग हैं इनको इस बात को सोच लेना चाहिए कि इनको क्रिकेट भी ऐसी जगह करा। बहुत सारे फैसले, बेनतहा फैसले हैं जिसके ऊपर हमें बहुत जरूरत है, बहुत उसकी। एक तो रीजन बना दिए, इस रीजन से हमें हम छोटी जगह के प्लेयर को ऊपर आने ही नहीं देंगे। ये तो पुराने क्रिकेट के लोग आ गए बच्चे, अब नए में लोग नहीं आएंगे। ये नीचे से एक ही प्लेयर निकल जाए तो बस हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तो एक ही प्लेयर चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक है। अब ये जब, जैसे मैं आपको बताऊंगा रीजन, जैसे अब तो रीजन अलग हो गया, पहले रीजन कराची हैदराबाद था इकट्ठा, तो हम हैदराबाद के, कराची वाले हैदराबाद के प्लेयर को नहीं खेलने देंगे, इसलिए कि हमारी मोनोपोली होगी। तो इसी तरह से छोटी जगह आप पंजाब में चले जाएं या उसमें चले जाएं, एबटाबाद में चले जाएं, तो वहाँ का जो रीजन है वो नीचे वाली टीमों को, प्लेयरों को इग्नोर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हालांकि वो बच्चा अच्छा भी है, अच्छा, और प्लेयर अच्छा नहीं होता। देखिए जो प्लेयर जिस लेवल की क्रिकेट हो रही है उस प्लेयर उस लेवल के लिए कभी अच्छा नहीं होगा, इसलिए कि वो नीचे की क्रिकेट खेलता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है विशाल भाई, उसको ग्रूम करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है विशाल भाई। इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, खासतौर पर डोमेस्टिक के हवाले से जो इशूज़ हैं जिनको अभी आपने हाईलाइट किया। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। विशाल अंसारी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। आज बात हो रही थी जनाब एशिया कप के मैचेस के हवाले से, टीमों की परफॉर्मेंसेस के हवाले से, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। प्रोग्राम में अब यहाँ पे वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन जाने से पहले एक मैसेज अपने स्पॉन्सर्स का देना चाहूँगा। तमाशा एप्लीकेशन आपके लिए लाया है एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र कि आप इसको डाउनलोड करें और ये जो एशिया कप के लाइव मैचेस हैं ये आप इसके ऊपर देख सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। और इसके साथ साथ ये कि अगर आप इंटरनेट के हवाले से अगर परेशान हैं तो जैज़ आपके लिए लाया एक बेहतरीन ऑफ़र जिसके ज़रिए आप फ्रीडम आपको पूरे मंथ के लिए होगी। ये आप ऑफ़र सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ़ैन पल्स में भी आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये क्विज़ है जो क्रिकेट फॉलोअर्स हैं, लवर्स हैं, उनके लिए इसको ज़रूर विज़िट कीजिए, इस वेबसाइट को भी, और तमाशा आपको भी ज़रूर डाउनलोड कीजिए। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।